इशू क्या है कि नॉर्मली जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ डेटा सेट शो करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पाइथन की कोडिंग पे भी फेमिलियरिटी हो। और कुछ लोगों को तो आती है अच्छी, और कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम पाइथन की कोडिंग किस तरह करेंगे। तो ज़ाहिर है वो सीखने से आएगी, ऐसे बगैर सीखे तो कोई चीज़ भी नहीं आ सकती आपकी। आप इसको लर्न करेंगे, आप इसको अभी अपना जिसे कहते हैं ना, अगर इस फील्ड के अंदर आना है तो इसी के ऊपर अपना डे एंड नाइट करेंगे तो इस तरह से फिर आप सीख सकेंगे। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है फिर अभी कुछ मसाइल में रहेंगे आप, वरना कोड में देख देख के पूछ पूछ के करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे देखो, मैं एक ये पाइथन में जब आप किसी, अभी क्योंकि हम डेटा सेट की रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो लाइब्रेरीज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक लाइब्रेरी है पांडास की, ठीक है, और एक लाइब्रेरी है नमपाई की। अच्छा, इन दोनों में क्या चीज़ है जो हम इन दोनों दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर हैं बेसिकली, लेकिन ये जाहिर है हमारे स्पेसिफिक थर्ड पार्टी डेटा स्ट्रक्चर हैं। पांडास और नमपाई में क्या फ़र्क है? अच्छा, जो हमारा पाइथन है उसमें जो एरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम, वो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट है उसकी। तो लिस्ट में इशू ये है कि लिस्ट थोड़ा स्लो है वर्किंग में, तो इसलिए नमपाई को इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि पढ़ा है, तो डेटा स्ट्रक्चर की दो अहम खसूसियात होती हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है मेमोरी के अंदर, मैं ऐसी एक जर्नी बना रहा हूँ जिसके अंदर डेटा को रिजाइड किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा, सिर्फ जनरल बात करूँ। अच्छा, रखने की डिफरेंट अंदाज हैं, किसी में टैबुलेटेड फॉर्मेट में होता है, किसी में किसी ट्री फॉर्मेट में होता है, और मैनिपुलेशन। उसके बाद डेटा जब इस कंटेनर में आ जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने डेटा तो रख दिया, अब आपको डेटा का मीन निकालना है, तो डेटा का मीन निकालने का ऑपरेशन इस लाइब्रेरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आप तो बैठे रहेंगे मीन निकालने के लिए। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपके पास कोई लाइब्रेरी के अंदर कोई ऑपरेशन मौजूद नहीं है। आपको कोई डेटा डिलीट करना है, तो आपके पास डेटा डिलीट करने का कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऑपरेशन सैकड़ों होते हैं इसके साथ एसोसिएटेड। डेटा को आपने स्टोर कर लिया, तो ये डेटा को स्टोर क्यों किया है आपने, मतलब कोई रीज़न होगा, डेफिनेटली इसलिए स्टोर किया है कि कुछ ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करने। अब अगर ऑपरेशन, अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में स्टोर हो तो भी एक अलग केस है, लेकिन अगर इसके अंदर बहुत लिमिटेड टाइप के ऑपरेशंस अगर होंगे, तो आप इस कंटेनर को इस्तेमाल करके क्या हासिल कर लेंगे डेटा इस पे रख के, क्योंकि ये तो नॉर्मली मेन मेमोरी में होता है। परमानेंटली स्टोर भी डेटा स्ट्रक्चर हमेशा मेन मेमोरी में होते हैं। तो एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली द स्टोरेज ऑफ द डेटा, they should be the data structure should data structure should have some special kind of the functions or operations is such that कि जो उस ऑपरेशन को हम अप्लाई करें डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर तो वो बहुत ही फास्ट एंड क्विकली अप्लाई हो सके। तो ये जो पांडास है और ये जो नमपाई है, ये पांडास भी 1 and 2 डायमेंशनल एरे है, और ये भी 1 and 2 डायमेंशनल एरे है, बल्कि 3 डायमेंशनल भी है नमपाई। तो ये जो पांडास है ये हेट्रोजीनियस है, और ये जो नमपाई है ये होमोजेनियस है, यानी इसकी लिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन लिस्ट सिंगल डायमेंशनल होता है। ये जो है पांडास, ये रॉ कॉलम की तरह से काम कर रहा होता है, पांडास की बात कर रहा हूँ। और हर तरह का डेटा इसके अंदर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो नॉन न्यूमेरिक हो। लेकिन नमपाई जो है वो एरे ही है, 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, लेकिन होमोजेनियस होता है, एक ही टाइप का डेटा इसमें आ सकता है एक और। ये भी इस पांडास के अंदर ये 1 डायमेंशनल भी होता है। पांडास में जो 2 डायमेंशनल सेटिंग है, इसको डेटा फ्रेम कहते हैं पांडास में, और जो सिंगल डायमेंशनल सेटिंग होती है इसको सीरीज कहते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि नमपाई इज़ अ थर्ड पार्टी, नमपाई जो है वो थर्ड पार्टी एरेज हैं, इसकी
अपने पाइथन की बिल्ट इन एरेज एज अ लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पावर ज़्यादा है, लिहाजा पावर से स्टोरेज तो ये भी करता है, वो भी करता है, लेकिन फंक्शनैलिटी के हिसाब से इसके पास काफ़ी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसको मैंने अभी आपसे कहा तो ऑपरेशंस क्या लगा सकते हैं। और ये जो पांडास है ये तो पूरा पूरा डेटा साइंस के लिए रैंगलिंग का काम हम इसके थ्रू कर रहे हैं। ह्यूज फंक्शंस इनसाइड द पांडास। कंटेनर तो है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो उसके अप्लाई करते हैं, ड्रॉप करना, ये करना, रोटेट, ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, जो चाहे आप इसके साथ लगाते हैं। अभी तक तो बहुत पावरफुल है, आगे फ्यूचर में अगर इसके पैरेलल कोई और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आ गया तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जब रैंगलिंग का काम हम पाइथन के थ्रू करते हैं, रैंगलिंग नॉर्मली कुछ स्टेप्स हैं जो डेटा को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पांडास पे डेटा पांडास यूज करते हैं और उसमें डेटा कंटेनर में रखते हैं। कंटेनर नेम इज डेटा फ्रेम और फिर उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है ना, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में जब मैंने लीनियर रिग्रेशन लिखा था, उसमें मैंने पांडास को इस्तेमाल करके उसका एक जो है वो मेथड कॉल किया था जो कि रीड अंडर उसको CSV था, और उसके थ्रू हमने अपनी CSV कॉल की थी। और उसके बाद जब वो CSV कॉल की थी तो उसने उठा के डेटा हमें एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर यानी डेटा फ्रेम में लाके हमें स्टोर कर दिया था। डेटा फ्रेम की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इस डेटा फ्रेम में फ़र्क ये होता है कि इसका रॉ का टाइटल भी होता है और कॉलम का टाइटल भी होता है, दोनों से इसको एक्सेस किया जा सकता है। नॉर्मली हमारे एरेज में ऐसा नहीं होता, हमें हर पोजीशन को उसके हिसाब से कॉल करना पड़ता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंट बेसिकली वर्किंग वे ऑफ इनसाइड द डेटा फ्रेम। तो आपको जितना डेटा फ्रेम में आप अभी इस वक्त जो मार्केट में है, जितना आप डेटा फ्रेम में स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उतनी अच्छी तरीके से डेटा को हैंडल कर सकेंगे। ये एक लिमिटेड साइज़ के डेटा जो मेमोरी में आ सके उसके लिए है, लेकिन जब बिग डेटा की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम इतने अपनी लिमिटेड साइज़ की मेमोरी में ये सारे काम नहीं कर सकते। तो लेकिन ये है कि जो एक एवरेज साइज़ में हम ये सारे काम अपने डेटा साइंस का कर सकते हैं। अब इशू क्या है कि मशीन लर्निंग को जो डेटा रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैं आपको अभी शो करने जा रहा था लेकिन ये जहन में आ गया मेरे, कि सपोज करो कि मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ DF और D के नाम से, राइट। मेरी मर्जी की मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी इससे पहले मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, पांडास इंपोर्ट, अरे पांडास क्या इस नाम में होता ना, इंपोर्ट पांडास एस PD। मैं कहता हूँ पांडास को एस PD इंपोर्ट कराते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक स्टार आ रहा होता है, अगर वो स्टार नहीं आया मतलब आके चला गया तो मतलब ये चल गया, कोई एरर नहीं आया। और मैं साथ में इसी के साथ इसी लाइन में इंपोर्ट, अच्छा ये एलियासिस यानी इसका नाम है कि अब आपने पांडास की सारी पावर शॉर्ट में PD को दे दी। आप लोग ऐसा करते रहते होंगे अपने। अच्छा, इसके बाद आपने कहा नमपाई एस, अगर हमें यूज़ करना हुआ नमपाई तो नमपाई एस, मेरे पीसी भी थोड़ा हैंग होना शुरू हो गई, पीसी भी पूरी फेल हो गई, कल से काम कर रहा हूँ, बंद नहीं किया शुरू। नमपाई एस NP, ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको, ये दोनों रीड हो गए। अब आपने कहा कि मैं एक CSV फाइल मेरे पास मौजूद है, रूट में मौजूद है जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको रीड करता हूँ। उसको मैं DFD एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, उसमें कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा PD, देखें PD पांडास की पावर है, उसका एक मेथड कॉल करते हैं जो है रीड CSV, और मैंने इसको सिंगल कोट लगा के इसका नाम लिख दिया क्राइम के नाम से। ये क्राइम का एक डेटा सेट मेरे पास मौजूद है, कॉमा सेपरेटेड होता है, एक्सेल की फाइल होती है लेकिन कॉमा सेपरेटेड CSV होती है। उसको जब इंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा और एक फ्रेम बना देगा DFD के नाम से। अब इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम हैं वो आप आसानी इसके शेप करके देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कितनी रोज हैं, 55,30,652 रोज हैं, यानी इतना बड़ा डेटा है ये, और 12 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है, 12 कॉलम्स। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके कॉलम जो हैं इन्फो से नल वैल्यूज, अभी तो हम देखो नल वैल्यू हमारे मकसद नहीं है ना, क्योंकि हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, वो तो डेटा साइंस का काम है। तो हाँ, इन्फो में ले लेता हूँ। इन्फो से हम और बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इन DFD.info, इन्फो ये बता देता है हमें
कि आपके पास इसमें जो 12 कॉलम्स है उसमें कौन से न्यूमेरिक हैं, कौन से स्ट्रिंग हैं। तो ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रिंग हैं और इन ये सारे न्यूमेरिक हैं। तो अब अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यू भी हैं जो कि 1 2 3 तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इसमें नंबर्स हैं। अच्छा, मैं अगर ये देखना चाहूँ कि वैल्यूज क्या है, तो अगर आप गलती से DFD लिख लेंगे ना, अगर अब देखो इतना इतना डेटा लोड हुआ है मेमोरी में, तो मेरा PC स्लो होता जा रहा है। तो पहले भी कई डेटा लोड है इसमें, मैंने उसको किल नहीं किया। अगर मैं डायरेक्ट DFD लिखूंगा ना तो और स्क्रीन शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारा डेटा शो करने लग जाएगा वो तो वर्किंग। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हेड कर लेता हूँ। हेड जो है वो शुरू के 5 डेटा दिखा देता है, एक आइडिया, जनरल आइडिया लेने के लिए कि किस तरह का डेटा होगा। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। इसमें ये जो डेटा आपके पास है, इस डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप है। जैसे टाइप है, जैसे आपके पास जो है वो 100 ब्लॉक्स है, नेबरहुड है, ये सब स्ट्रिंग है। मशीन लर्निंग जो मोस्ट ऑफ द मेथड्स है मशीन लर्निंग, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता हो, मुझे अभी मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरे नज़र में जो मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको न्यूमेरिक डेटा चाहिए, स्ट्रिंग डेटा नहीं चाहिए। यानी ये जो स्ट्रिंग डेटा है ये हमें यहाँ से हटाना होगा। अब हटाने का मतलब ये है कि अगर ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है और आप डिलीट कर दें तो बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये देखना होगा कि इसके अंदर टारगेट क्लास कौन सी है, क्योंकि टारगेट क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। तो टारगेट क्लास कौन सी है इसके अंदर, तो टारगेट क्लास आप ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्राइम की टाइप इसकी टारगेट क्लास है, ठीक है। टाइप की जो इसके अंदर दी हुई कि 2003 में 5वें महीने में 12 और ये जो डेट इसकी तोड़ी हुई है इस टाइम पे इतने हंड्रेड्स और ये इसकी फला फला फला। और टाइप जो थी इस सिचुएशन की, जो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो मैं कहता था ना, एट्रीब्यूट्स ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी जो टाइप है वो है अदर थेफ्ट के नाम से। अदर, अब आप कहेंगे यार मैंने 5 डेटा लिया सब में अदर थेफ्ट है तो गुमान होगा, भाई इसमें तो 5-5.5 लाख डेटा है तो सारे अदर थेफ्ट थोड़ी होंगे। अब अगर मैं यूँ देखना चाहूँ कि इसमें जो है वो किस टाइप का डेटा है, तो इसका मैं जर्नल बता रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ सारे के सारे डेटा साइंस का काम है, जो समझा रहा हूँ फ़र्क में आपको। तो मैं यहाँ दे सकता हूँ कि DFD और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँ यहाँ पे टाइप, TYP टाइप, और इसके बाहर लिख दूँ मैं क्या लिखते हैं इसके बाहर, काउंट करवाते हैं, वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट, ये मैं कर लेता हूँ। तो ये बता देगा कि इसमें जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप की हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सी टाइप एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको मिटाता हूँ तो देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक टाइप, इसी टाइप के अंदर लिखे हुए में एक टाइप है थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, और उसकी तादाद यानी इसमें उसकी तादाद 1,72,000 के करीब है। फिर उसके बाद है मिस शेफ के नाम से एक है, उसकी तादाद, तो इस तरह से कोई 6-8-10 टाइप इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, मल्टी क्लास प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर ये लाई करता है। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि जब हम मशीन लर्निंग सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमें बहुत मतलब इस वक्त हम प्रोग्राम करते वक्त तो नहीं सोचते। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपका सारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में, तो अब आपको ऐसा डेटा ढूंढना पड़ेगा जो न्यूमेरिक हो, और अगर नहीं है तो फिर आपको यकीनन ये देखना है कि उस जो डेटा नॉन न्यूमेरिक है उसको डिलीट करके हम मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, लेकिन यकीनन रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। क्लीनिंग करना आपको आता नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग जो है वो डेटा साइंस का काम है। तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बेसिकली फॉलोड बाय का वर्ड इस्तेमाल होता है कि पहले आप डेटा की रैंगलिंग करते हैं। रैंगलिंग मीन्स उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं डेटा को प्रिपेयर करने की वो करते हैं, उसके बाद मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं। तो अब अगर आपके पास डेटा क्लीन नहीं है तो फिर यकीनन आपको क्लीन करना तो नहीं आता, तो आप मशीन लर्निंग लगाना सीखना चाहते हैं, तो फिर आप करेंगे क्या कि इन चीज़ों को एक यहाँ तक बात समझ आ रही, तो क्लीनिंग का काम तो हम नहीं कर सकेंगे डेफिनेटली, तो फिर आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा जो ऑलरेडी क्लीन हो। अब क्लीन डेटा में हम इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, तो मशीन लर्नर बेसिकली उसके ऊपर अगर प्रिडिक्शन मॉडल है तो प्रिडिक्ट करना है आपने कोई क्लासिफिकेशन टाइप, तो आपको या तो ज़ाहिर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा
कि इसमें इसकी टारगेट क्लास ये है, या आप ढूंढेंगे टारगेट क्लास ये, वट एवर जो भी है तरीक़ेकार अडॉप्ट। लेकिन उसके बाद जब आप उसका मॉडल तैयार करेंगे तो मॉडल तैयार करने के लिए आपको पता हो कि मॉडल तैयार कैसे होता है, उसकी पूरी साइंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको साइंस ही नहीं पता तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप तुक्के से काम कर रहे हैं तो फिर वो तो आर्जी काम है। आपको इसकी पूरी साइंस पता होनी चाहिए कि पहला स्टेप क्या होगा। देखिए आपने कहा कि मेरे, क्योंकि ये मेरे पास एक डेटा है, सपोज कर रहा हूँ, और मुझे इसमें मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है। आपके पास तो 50 मॉडल है जो आप लगा सकते हैं। SVM है, KNN है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, और इस तरह के बड़े बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मुझे एक बता दो जो सबसे अच्छा हो। नॉर्मली स्टूडेंट ये पूछते हैं एक सबसे अच्छा मॉडल तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सबसे अच्छा मॉडल है। मॉडल जो फिट होता है वो डेटा की बिहेवियर के ऊपर होता है, और डेटा किस टाइप का है वो आप बगैर मॉडल लगाए पता ही नहीं कर सकते। तो एक दो स्टेप्स तो ऐसे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि भाई आप ये देख लो कि डेटा में कोरिलेशन कैसा है, तो उस बेसिस पे ये वाला मॉडल बेहतर रहेगा। एक दो चीज़ें हैं जिसको देख के हम बता सकते हैं प्रियरी कि कौन सा मॉडल सूटेबल है, लेकिन श्योरिटी फिर भी नहीं होती कि ये मॉडल इस पर। तो फिर मशीन लर्नर का काम ये होता है कि क्लीन डेटा वो लेता तो है, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसको हाई प्रिडिक्शन रेट जो है वो अप्लाई करके देना है। लेस कंप्यूटेशनल पावर के ऊपर एक नोट कीजिएगा, इसके इम्पोर्टेंट फ्रेंड। अच्छा सर, ये कैसे ख़त्म हो गया? ये क्या इसकी वो ख़त्म हो गई क्या, विजिबिलिटी? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? जी सर आवाज़ आ रही। स्क्रीन कैसे अनशेयर हो गई? चलो, असल में डर लगा रहता है ना, कोई स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट तो नहीं, कोई इंट्रूडर्स हमारे पीसी में तो नहीं इंटर हो गया। जूम की बड़ी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा खतरे में रहते हैं कि भाई ये एक्टिविटी क्या हो रही है। एनीहाउ, यहाँ तक तो मेरे ख्याल है कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब हमें ये बात तो तय हो गई कि हमें क्लीन डेटा ऑलरेडी चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि उसमें टारगेट क्लास हमें ढूंढना है। तीसरी बात ये है कि उस डेटा के ऊपर आप, अगर ये डेटा सेट आपको मिल गया है, तो इस डेटा पे आपने मल्टीपल मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करना है। देखिए कोड लिखना इसका इतना मुश्किल नहीं, जो सिंपल कोड है, लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। कि आप सिंपल कोड लिख के इम्प्लीमेंट करते हैं इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 4 लाइनों का कोड है, हर एक का कोड एक जैसा है। बट अगर आप 86% पे रुके हुए हैं सपोज करो, तो 86% से इम्प्रूव करना हमारे लिए एक आर्ट है कि भाई इस डेटा सेट पे आपने 6 मॉडल लगा दिए, 6 के 6 मॉडल जो है वो 86% पे रुका हुआ है। तो अब हम हाथ छोड़ के बैठ जाएंगे भाई नहीं अब नहीं कर सकते, तो फिर हमें अपॉइंटमेंट क्यों किया जाएगा? असल तो ये है कि अब आप इसके अंदर अपनी सारी वो स्टेप्स जो इसके ऊपर लगाने की कोरिलेशन लगाएं, इसके अंदर फीचर जो है वो डायमेंशन रिडक्शन करें और क्रॉस वैलिडेशन लगा के देखें। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, लेकिन जो स्टेप्स इसके मौजूद हैं, तो वो स्टेप्स जो हैं वो आस्ते आस्ते आप सीखते जाएंगे ताकि इसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट जो है वो आपका आ सके। डेटा काफ़ी मिसलीड भी होता है जिसमें रिजल्ट इम्प्रूव ही नहीं हो पा रहा होता है। डेटा तो डेटा है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हर डेटा दूसरे डेटा से नेचर वाइज डिफरेंट होता है। इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है वो डिसीजन ट्री लगाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो अगले डेटा सेट के ऊपर भी डिसीजन ट्री ही लगा दूंगा। लगा दें, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि उससे अब इस डेटा के ऊपर जो है वो अच्छा रिजल्ट आएगा। आ भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा का पैटर्न ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो इस वजह से आप कुछ बातें तो हमें पता होती हैं कि अगर डेटा के अंदर कैटेगरिकल डेटा ज़्यादा है तो डिसीजन ट्री बेहतर है, और फलां ज़्यादा है तो फलां बेहतर है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड की हुई हैं, लेकिन एक हद तक ये स्पेसिफाइड हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं पता चलेगा, वरना अगर सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएं कि भाई आपने डेटा उठाना है और यही वाला एल्गोरिथम लगाना है, तो फिर मशीन लर्नर का क्या काम है, यानी मशीन लर्निंग इंजीनियर का क्या काम रह जाएगा? तो वो तो फिर कहेगा भाई तो कोई भी कर ले आदमी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, डेटा देखेगा बता देगा कौन सा सॉफ्टवेयर। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसलिए अभी हम कीप ट्राई करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
कि इसकी परफॉर्मेंस मेजरिंग, यानी इस डेटा के अंदर जो आपने टेस्टिंग शुरू की है इसमें कोई बायसनेस तो नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस मेजरिंग यानी जो है वो तरीक़ेकार किस तरह मेजर किया जाता है वो भी देखना है। लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्मेंस मेजर करने का मेथड अलग है, लॉजिस्टिक। तो हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसकी साइंस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस, हम समझते हैं कि इसकी एक्यूरेसी निकाल लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आ गई, 99% एक्यूरेसी आ गई तो परफॉर्मेंस आ गई। नहीं, ये 99% एक्यूरेसी जो है वो बायस भी हो सकती है। तो हमें ये खुद टेस्ट करना, क्योंकि आप एक मॉडल ऐसा बना रहे हैं जो अब इसके बाद टेस्ट होने के बाद रियल एप्लीकेशन पे जाएगा अप्लाई होने के लिए। तो जब वो रियल एप्लीकेशन पे जाएगा और आप बायस टेस्ट कर बैठेंगे तो फिर तो उसको जब रियल एप्लीकेशन पे फिट कर देंगे तो फिर तो एक्यूरेसी उसकी गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं कि जो हम मॉडल बना रहे हैं, जिस मॉडल को हमने प्रिफर किया है वो बायस भी ना हो और हर तरह से जो है बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया हो। तो ये चीज़ें अभी ज़ाहिर है, सारी चीज़, इतनी सारी बातें जो मैं भूल गया हूँ, ये एक दफ़ा में तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। इसके लिए टाइम दरकार है। आपसे टाइम मांगता, आप कहते हैं बिजी हैं, संडे को नहीं आ सकते, मंडे को नहीं आ सकते, भाई हम बिजी, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे तो ये चीज़ें आस्ते आस्ते श्रिंक होती जाएंगी। यानी मैं कहूँगा भाई ये नहीं पढ़ा सकता, ये नहीं पढ़ा सकता, ये नहीं पढ़ा सकता, तो टाइम ही नहीं, कोर्स भी तो कॉल कराना है। तो इसके लिए जो ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी क्लास की जो 15 क्लास है वो हो जाए, अल्लाह अल्लाह करे, उसके अलावा भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो आप अगर देंगे तो आपको ज़्यादा लर्निंग होगी, मैं वो चीज़ें करा दूंगा जो रिक्वायर्ड है मार्केट में। अच्छा खैर, अब सबसे पहली बात ये कि ठीक है, ये जो डेटा सेट हमने देखा, इस डेटा सेट के ऊपर तो हम नहीं लगा सकते इस वक्त डायरेक्ट मशीन लर्निंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट, इवन कि जो इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा टाइप, जो कि जिसको हम टारगेट क्लास कह रहे हैं, ये भी इस वक्त क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। अब स्ट्रिंग को न्यूमेरिक करने का एक तरीका है, और ऑर्डिनल फॉर्म के अंदर इसको हम कर सकते हैं, रिप्लेस का मेथड है। अब ये कंटेनर है ना, कंटेनर में एक रिप्लेस का मेथड है जो इसकी स्ट्रिंग टाइप को रिप्लेस कर देगा किस टाइप के अंदर, न्यूमेरिक टाइप के अंदर। अब वो जब डेटा साइंस पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे कैसे होता है। अब आइए हम किसी दूसरे डेटा सेट की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि DFT मतलब मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी आदत है DFT लिखना, यानी डेटा फ्रेम, और टी वो डेटा से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने टी लगाया कि मैं अब जो डेटा सेट उठाने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड। यहाँ मैंने जरा सी लगाना था, गलती से डी लगा दिया। तो बस ये क्लोज टू नेम है। अब आज का स्टूडेंट परसेप्शन बना लेता है कि सब तो DF लिखते तो DF ही होता है, नहीं, कुछ भी लिख ले, ABC लिख ले। ये एक वेरिएबल है जो डेटा स्ट्रक्चर बन गया है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर उठाता हूँ PD.read CSV, ठीक है, ब्रैकेट कोटेशन, और यहाँ लिख देता हूँ टाइटैनिक प्लस अंडरस्कोर, ये मैंने क्लीन, इस ज़माने में clean.csv, ठीक है। एक्चुअल डेटा तो नहीं है ये, इसमें मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स हटा दिए थे, तो वो मैं आपको शो करता हूँ। ये आपको इंटर किया, यहाँ पर DFT रीड हो गया। अगर मैं DFT को आपको हेड करके दिखाऊँ, हम इसमें से इस तरफ तय कर लेते हैं कि कौन सा इसमें टारगेट क्लास है। ये इसकी डेटा, अब देखें इस डेटा के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो स्ट्रिंग हो। अच्छा, हमें पता नहीं चल रहा इसमें, शुरू के हमने 5 डेटा देखे हैं ना अभी, हो सकता है आगे किसी डेटा के अंदर स्ट्रिंग आ जाए। अगर इसमें 1000 रोज हैं और एक डेटा भी स्ट्रिंग है तो समझ लो पूरा का पूरा कॉलम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। तो वो देखने के लिए यहाँ पे बेहतर तरीका ये है कि आप ये देखें कि वो स्ट्रिंग तो नहीं है, आप इसको इन्फो लगा दें। इन्फो लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे देखें इंटीजर है या फ्लोट ही है, कोई ऑब्जेक्ट टाइप नहीं है, लिहाजा सारे के सारा डेटा जो है वो इस वक्त यहाँ पर इंटीजर नंबर फॉर्मेट के अंदर। और अगर हम यहाँ पर इसकी जो शेप ले लें तो शेप ये बताएगा हमें कि इसमें 1309 रोज हैं और एक रीजनेबल डेटा है और 9 कॉलम है इसमें। अब इस 9 कॉलम में किसको हमने टारगेट क्लास कहनी है, ये आप यहाँ पे हेड करके देखें। अगर नहीं दिया हुआ है, तो वैसे तो दिया हुआ होता है, यहाँ पर हम ये जो प्रिडिक्शन है कि ये मेल है या फीमेल है, इसको टारगेट क्लास कह देते हैं। यानी हालांकि इसमें एक्चुअल टारगेट क्लास सर्वाइव्ड के नाम से, जो मैंने हटा दिया अभी, क्योंकि कैगल से डाउनलोड हुआ था तो
कैगल में टेस्ट डेटा अलग होता है, तो मैं अभी उसको नेक्स्ट क्लास में ऐड भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इस वक्त ये जो है, इस वक्त ये जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो जेंडर मेल है ये टारगेट क्लास है हमारी। अच्छा, जेंडर मेल को मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें सिर्फ 10 ही होगा, 2 ही है। मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि जेंडर अंडरस्कोर मेल, ठीक है, डॉट यूनिक। पता नहीं यूनिक चलता नहीं चलता, मैं देख लेता हूँ, यूनिक तो नहीं चल रहा, बल्कि हो सकता है कि यूँ चले। हमारे DFT का क्या नाम है, DFT डॉट यूनिक, और इसके अंदर मैं लिख दूँ यहाँ पर जैन मेल। देख लेते हैं एरर आएगा। चलो, अगर ये यूँ नहीं चल रहा तो हम इसको यूँ लिख देते हैं कि DFT, ठीक, और इस DFT के अंदर कौन सी चीज़ उठानी है हमें, GEN मेल। स्पेलिंग देखते रहना, मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं डॉट, मैं यूनिक के पीछे लगा हूँ, यूनिक चलाना चाह रहा हूँ, चल गया यूनिक, ठीक है। तो ये यूनिक बता रहा है ये है कि इसके अंदर 2 तरह के डेटा, इसको वैल्यूज कहते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज होती है डेटा, उसको वैल्यूज कहते हैं। जैन मेल में 2 तरह, या तो 1 है या 0 है। तो हम कहते हैं कि जो 1 है वो मेल है और जो 0 है वो फीमेल है। ये टारगेट क्लास है हमारा, और उसके अलावा बाकी के सारे जो हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, एक एट्रीब्यूट इसमें जो अननेम 0 आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये आईडी यानी इंडेक्स बता रहा है, और इंडेक्स ऑलरेडी हमारे डेटा फ्रेम में मौजूद है। तो उसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि हमारा मॉडल इसकी वजह से परेशान ना हो। तो ड्रॉप कैसे करते हैं, आप कहते हैं DFT क्या है, सवाल आप देख लेना, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रिप्लेस कर देंगे। हम इसको ड्रॉप कर देते हैं DFT डॉट, ठीक है, DFT डॉट, और हम ड्रॉप का मेथड कॉल करेंगे। अब देखिए कि DFT डेटा फ्रेम है, और आप देख रहे हैं DFT के साथ कितने मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं शुरू से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाई थी कि कंटेनर और उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शंस यानी ऑपरेशंस हैं। अब अगर ये ऑपरेशंस इसके साथ नहीं होते तो हम तो यहाँ बैठे रहते, क्या करना है। तो डेटा का कंटेनर नॉट इनफ फॉर योर एक्सप्लेनिंग द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें रख सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कौन से फंक्शंस लगा सकते, थर्ड पार्टी के बहुत सारे फंक्शंस बन के आ जाते हैं जो इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इसके अंदर सारे ग्राफ के फंक्शन और इस तरह के बहुत सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से इसकी पावर है अभी तक। आगे हो सकता है कोई और दूसरी क्लास बन जाए जो इससे ज़्यादा पावरफुल हो। खैर, हमने कहा इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा मसला था, अननेम को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हमने कहा ड्रॉप, और इस वाले कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो इस कॉलम का हमने यहाँ से नाम पेस्ट कर दिया ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। सिस्टम को बताना होता है कि कॉलम ड्रॉप करना है, तो एक्सेस जो है या तो यहाँ कॉलम लिख दो या 1 लिख दो, ये आ जाता है आपके पास। और एक वर्ड यूज होता है इन प्लेस, इन प्लेस इज इक्वल टू 1। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या होता है ये मैं बताऊं। देखिए हुआ क्या है अब तक, मैं कोड पे तो आ नहीं रहा, यही समझाया जा रहा हूँ लॉजिस्टिक। मैंने कहा ना साइंस समझ में आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यही चीज़ें में जिंदगी में फंसे रहे तो फिर कोई भी कोड लिखवा दूँ नहीं समझ आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम इस पर मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आपके पास एक एक्सेल फाइल थी, ठीक है, और इसका नाम CSV था। इसके अंदर डेटा रखा हुआ था जो हार्ड डिस्क के पे मौजूद थी। इसका नाम था टाइटैनिक क्लीन 1.csv। आपने एक पाइपलाइन जो इन किया, नहीं मैं अभी आ रहा हूँ साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, ये पहले समझ लो ये वाली बात, फिर मैं आपको सवाल बताता हूँ। ये एक्सेल फाइल से आपने एक पाइपलाइन कनेक्ट किया PD CSV रीड के नाम से, PD रीड CSV के नाम से, और आपने ये डेटा उठा के मेमोरी के अंदर लेके आ गए। आपका डेटा कहाँ आ गया, मेमोरी में। और मेमोरी में भी आपके पास एक वेरिएबल था DFT के नाम से, उसमें आपने स्टोर कर लिया। अब आपका पूरा डेटा यहाँ से एक इमेज इसके ऊपर आ गया, इस डेटा का काम खत्म हो गया। अब आप जो है वो इसको देख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ से उठ के आ रहा है। ये आपकी स्क्रीन है, ये क्या है, आपकी स्क्रीन है। तो अब आप जब भी कोई ये मेमोरी है और ये स्क्रीन, जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं ना,
तो वो यहाँ से उठाता है और आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है। अब इसका ताल्लुक टूट चुका है, ठीक है, ये अब आपका आउट हो चुका है, ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब आप जो है वो जब आप लिखते हैं कि मैं एक डेटा ड्रॉप करने जा रहा हूँ जिसका नाम अननेम्ड है, तो वो बेसिकली मेमोरी से ड्रॉप होता है। अब इसका कोई काम ताल्लुक नहीं, मेमोरी से ड्रॉप होता है। अब अगर इसमें दो चीज़ें हैं, इन प्लेस ट्रू या इन प्लेस फॉल्स, अब ये ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ है वो यहाँ से यहाँ शो हो रही है। अगर आप इन प्लेस फॉल्स कर देंगे, जो इस वक्त ट्रू है, अगर इन प्लेस फॉल्स कर देंगे तो वो आपको यहाँ पर जो जिस तरह ये शो हो रहा है वो यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन अननेम को डिलीट करके शो करेगा, एक्चुअल मेमोरी में डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पे अभी मैं समझा दूं फिर शो भी कर देता हूँ, और अगर आप इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो वो आपको आपकी मेमोरी में वो डिलीट कर देगा। लोग पूछते हैं फाइल में कतई नहीं करेगा, सिर्फ मेमोरी में डिलीट करेगा। और इन प्लेस फॉल्स करेंगे तो सिर्फ स्क्रीन में करेगा, मेमोरी में भी नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि आप एक्सेल फाइल पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ, असल में फॉल्स करने से होता है कि सारा डेटा दिखा देता है वो, मैं इसलिए बड़ा कंफ्यूज जाता हूँ। मैं फॉल्स कर दूं तो देखें ये क्या करेगा, इसको आपके स्क्रीन से हटा देगा। यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अननेम्ड नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त ये मेमोरी में मौजूद है, आपके एक्चुअल डीएफटी भी मौजूद है, ड्रॉप नहीं हुआ है, सिर्फ शो हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोबारा से इस जगह पे जाके DFT.head करें तो आपको दोबारा से अननेम नजर आ रहा होगा। ये देखिए नजर आ रहा है, मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ था, सिर्फ स्क्रीन के लिए डिलीट हुआ था क्योंकि इन प्लेस फॉल्स था। लेकिन मैं यहाँ पे इन प्लेस को अगर ट्रू कर दूंगा तो अब ये डिलीट हो जाएगा, मेमोरी से फाइल में रहेगा, अब ये शो भी नहीं करता। अब मैं हेड लूंगा तो आपको अननेम नजर नहीं आएगा। देखिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे अगली साइंस क्या है, टाइम ही कम पड़ जाएगा। अगली साइंस ये है कि देखें आपके पास ये डेटा, आपको यूजर ने ये डेटा दी, भाई मेरा ये डेटा है, फ्यूचर में इसी टाइप का डेटा मुझे मिलेगा। आपने प्रिडिक्शन करनी है फ्यूचर डेटा की, लेकिन आप इसके ऊपर मॉडल तैयार कर लें। अब आप मॉडल जब तैयार करेंगे, और सुनिएगा, तो आपके पास मॉडल तैयार करते वक्त फ्यूचर डेटा तो नहीं है ना, तो आपके पास मॉडल कैसे तैयार हो। मिसाल के तौर पे इसमें एज्यूम कर लेते हैं 1000 डेटा है, ठीक है, 1000 डेटा। अच्छा 1000 डेटा आपके पास मौजूद है। आपने कहा चलो भाई मैं 1000 डेटा को उठाता हूँ और इस पे मॉडल बना लेता हूँ। आपने इस पे मॉडल बना लिया, सपोज कर रहा हूँ मैं आपको, अभी सपोज आपने एमएल का मॉडल बना लिया, क्योंकि अभी हमने एमएल का, आपने अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है, तो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मॉडल जो है वो बेहतरीन मॉडल बना है। आपने किसी चीज़ पे टेस्टिंग तो की नहीं, पूरे के पूरे 1000 डेटा को उठा के आपने मॉडल डिज़ाइन कर लिया, और मॉडल डिज़ाइन कर लिया तो आप कह रहे हैं कि ये मेरे पास बेहतरीन डेटा जो है वो मॉडल बन चुका है। अब जब कोई टेस्ट डेटा आएगा तो हो सकता है गलत प्रेडिक्शन रिजल्ट दे रहा, आपने टेस्टिंग तो कहीं की नहीं। अब बोलेंगे हाँ यार टेस्टिंग तो मैंने अपने मॉडल की नहीं थी, हम तो डायरेक्ट मॉडल बना के रियल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर बैठे। पहले मॉडल की परफॉर्मेंस तो चेक कर लो कि ये मॉडल जो मैं बना रहा हूँ लॉजिस्टिक्स से अच्छा भी है या नहीं है। तो अब आप कहेंगे मैं टेस्ट डेटा कहाँ से लाऊं, टेस्ट डेटा तो फ्यूचर में आएगा जब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करते क्या है कि मॉडल की वैलिडिटी को, मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए आप एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। वो ये कि अगर आपके पास 1000 डेटा मौजूद है तो आप एटलीस्ट इसमें से 30% डेटा अलग कर लें, और ऐसे ब्लाइंडली अलग कर लें कि वो ट्रेनिंग में कतई इस्तेमाल ना हो। जैसे मिसाल 30% 1000 का कितना हो जाएगा, 300 डेटा। तो 300 डेटा इसमें से रैंडमली अलग कर लें आप। तो जब रैंडमली अलग करेंगे तो आपके पास इस तरह से दो पार्ट आ जाएंगे, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। पार्ट बता रहा हूँ, एक में 70% डेटा होगा जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और एक में 30% डेटा होगा जो टेस्टिंग के। अब ये जो बात अगर इस दफ़ा समझ आ जाएगी ना, तो किसी भी क्लासिफिकेशन टाइप में ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में सेम मेथड इस्तेमाल होता है। तो 30% जो है वो ये अलग हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो मेरी। अब ये अभी मॉडलिंग करते वक्त कतई यूज नहीं करेंगे इसको, एक एक
डेटा भी इसका मॉडलिंग में नहीं जाना चाहिए, वरना तो इंफॉर्मेशन लीकेज शुरू हो जाएगी कि आपने जो टेस्ट डेटा सामने नहीं होता ना, इसलिए समटाइम इसको वैलिड डेटा भी कहते हैं, वैलिडिटी या वैलिड डेटा कहते हैं। अभी फिलहाल हम चलो टेस्ट कह रहे हैं। अभी 70% से आप मॉडल बनाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे और मॉडल बनाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसका मॉडल एमएल का तैयार कर लेंगे। अब मॉडल रेडी हो गया, अब आपके पास एक ऐसा ब्लाइंड डेटा मौजूद है जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से इसमें से एक एक डेटा इसको भेजेंगे मॉडल को। अब फिर देखो और सुनिएगा मेरी बात, टेस्ट डेटा क्योंकि आपने इसी से कलेक्ट किया है तो इसका टारगेट क्लास भी आपके पास मौजूद है ना। ये तो आपको पता है कि भाई यानी पहला डेटा अगर अगर टेस्ट में चला गया है तो इसकी टारगेट क्लास 1 है। आपने यहाँ पर टेस्टिंग में जब भेजते हैं तो टारगेट क्लास को हटा के भेजते हैं, तो आपने टारगेट क्लास को हटा दिया और उसके बाद यहाँ भेज दिया मॉडल को, तुम प्रिडिक्ट करो। मॉडल ने इसको 0 प्रिडिक्ट कर दिया। आपने देखा यार एक्चुअल में तो 1 था, प्रिडिक्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया। फिर दूसरा डेटा भेजा, मॉडल ने उसको भी 0 प्रिडिक्ट कर दिया। आपने कहा एक्चुअल में भी 0 था और ये 0 प्रिडिक्ट हो गया। और इस तरह से यहाँ पे 300 डेटा टेस्ट का यहाँ जाएगा टेस्ट होने के लिए, और 300 में से कितने सही क्लासिफाई हुए हैं ये मॉडल की परसेंटेज एक्यूरेसी कहलाएगी, जो पहला इंस्टेंस होता है सीखने का।